Hello everyone, welcome to Arinji Academy. In this video, we will solve NCERT solutions of Class 8 Science, Chapter 5 Coal and Petroleum. The first question is, what is the advantage of using CNG and LPG as fuel? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि CNG और LPG होते क्या है। CNG का फुल फॉर्म होता है compressed natural गैस, ओके। और वहीं पे LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों ही एक टाइप की गैसेस हैं, लेकिन दोनों ही लिक्विफाइड या तो फिर कंप्रेस्ड फॉर्म में रहती हैं। ओके, तो अब कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है? अगर आपने कभी सुना हो तो कई गाड़ियाँ होती हैं, कई व्हीकल्स ऐसी होती हैं, स्पेशली वैन्स ऐसी होती हैं जिसके पीछे एक CNG का सिलेंडर लगा होता है। ओके, हमारी जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं वो किससे रन करती हैं? पेट्रोल या तो फिर डीजल। ओके, वहीं पे कुछ ऐसी व्हीकल्स भी होती हैं, कुछ ऐसी वैन्स होती हैं, स्कूल वैन्स या कोचिंग की वैन्स ऐसी होती हैं जिसमें CNG का सिलेंडर रहता है। ओके, और ये CNG जो है इसका बहुत एडवांटेज होता है किसके ऊपर? पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में CNG काफ़ी एडवांटेजेस होती है। तो वही हमें यहाँ पे रीज़न देना है ऐसा क्यों। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ हमारी, जो कि LPG है। तो LPG होता है हमारे घर के जो सिलेंडर्स होते हैं। ओके, LPG को हम कुकिंग गैस भी कहते हैं। तो क्यों? ये गैस वो गैस होती है जो हमें कुकिंग में हेल्प करती है। तो हमारे घर के जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें ये गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जैसे ही हम स्टोव को ऑन करते हैं तो ये गैस निकलने लगती है। और क्योंकि ये गैस इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि ये गैस जो है ये आग पकड़ती है, तो जैसे ही हम लाइटर जलाते हैं या फिर हम मैच स्टिक जलाते हैं तो ये तुरंत ये गैस जल जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती है। ओके, तो ये क्लियर है कि CNG क्या होता है और LPG क्या होता है, इन दोनों को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब हमको ये बताना है कि इनको इनको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमें अगर व्हीकल्स ही चलानी है तो हम पेट्रोल या डीजल का यूज़ करें? ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अगर हमें कुकिंग ही करनी है तो हम कोल यूज़ कर लें? क्योंकि पुराने ज़माने में लोग कोल यूज़ करते थे, चूल्हा जलता था पुराने ज़माने में। फिर जो बीच में स्टोव आए थे उसमें केरोसिन ऑयल भी यूज़ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रिवॉल्यूशन आया कि हमने पेट्रोल और डीजल की जगह CNG अडॉप्ट करने लगे और कोल और केरोसिन की जगह हम LPG अडॉप्ट करने लगे? तो वो बेसिकली हमें एडवांटेज बताने हैं। सो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल आर, they are cleaner fuel and do not produce smoke when burnt. This is वेरी फर्स्ट एंड वेरी प्रोमिनेंट एडवांटेज। ये क्लीनर फ्यूल है, मतलब इनको बर्न करने पे कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। ओके, अगर हम पेट्रोल और डीजल को बर्न करेंगे तो एनवायरनमेंट में एक बहुत टॉक्सिक गैस रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है, उस पोल्यूशन का सबसे मेजर रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है और सब पॉपुलेशन जितनी भी है सबके पास अपनी अपनी व्हीकल्स हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्मोक भी एमिट करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल कार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये एक रीज़न है कि क्यों एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, क्योंकि वो ये दो चीज़ रिलीज़ करती है। वहीं पे जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये एक नेचुरल गैस है। ओके, और इसमें जो होता है, इसमें होता है मीथेन CH4। ओके, तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, पोल्यूशन जो है वो पूरा पूरा कनेक्टेड होता है कार्बन कंटेंट से, यानी किस फ्यूल में कितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है। अगर हम देखें तो CNG जो है उसमें सिर्फ उसमें बेसिकली मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बस एक कार्बन एटम होता है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो पेट्रोल और डीजल है उसमें 18 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल होता है। तो आप खुद देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। कहाँ पे मीथेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है और कहाँ पर पेट्रोल और डीजल में 18 कार्बन एटम है। और जो LPG होता है, LPG जो कि हमारी कुकिंग गैस है, उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ज़्यादा ये पोल्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत टॉक्सिक गैस है। ओके, तो क्योंकि
पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, 18 कार्बन एटम्स होते हैं उसमें, तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर इनसे कम पोल्यूशन कॉज करता है एलपीजी, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम है। और सबसे कम पोल्यूशन कॉज करता है नेचुरल गैस, जिसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, सीएनजी बोलते हैं उसको। और सबसे कम पोल्यूशन क्यों कॉज करता है? क्योंकि उसमें उसके हर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन एटम होता है। ओके, और स्मोक का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। सो द रीज़न, फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सीएनजी एंड एलपीजी पावर्ड व्हीकल्स हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। डेफिनेटली अगर आपकी जो व्हीकल है वो पेट्रोल और डीजल वाली है, तो आपको हर वीक पेट्रोल या डीजल भरवाने जाना पड़ेगा। वैसे वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सीएनजी सिलेंडर एक बार पूरी तरीके से फुल करा लिया तो वो बहुत इजीली 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स बहुत इजीली चल सकता है। और अगर किसी का यूज़ बहुत कम है तो वो 1 मंथ तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत लो है। ओके, थर्ड पॉइंट इज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, दस आर मोर एफिशिएंट। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम पेट्रोल और डीजल से प्रोड्यूस करते हैं, उससे कई ज़्यादा एनर्जी हम सीएनजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी फ्यूल्स हैं, ओके, फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? फ्यूल्स मतलब, सिंपल मतलब ये होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ओके, यानी बेसिकली जो कि हीट प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो जो मेन काम है इनका हीट प्रोड्यूस करना, वही मेन काम सीएनजी ज़्यादा अच्छे से करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, सीएनजी और एलपीजी दोनों। ये भी एक एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट, दे कैन बी ईजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि इनको जो ट्रांसपोर्ट करना है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इनको पाइपलाइन से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे गुजरात में सीएनजी और एलपीजी, बेसिकली एलपीजी का, ओके, कुकिंग गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पाइपलाइंस के थ्रू। ओके, अभी तक ये बाकी स्टेट्स में नहीं आया, बट गुजरात में ये आ चुका है। तो इनका एक और एडवांटेज ये है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ईजी होता है। तो ये 4 इनके एडवांटेजेस हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 2 is, name the petroleum product used for surfacing of roads. तो आपने देखा होगा जब भी नई नई रोड बनती है, नई नई सड़क बनती है, तो वो बहुत ही शाइनी होती है, वो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की होती है। तो इसका रीज़न यही होता है कि जो रोड में जो स्टोन्स होते हैं, जैसा कि आपको पहली इमेज में ये जो स्टोन्स दिख रहे हैं, तो ये जो स्टोन्स होते हैं इनकी सरफेसिंग की जाती है एक प्रोडक्ट से, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। वही प्रोडक्ट हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो जो सब्सटेंस है उसका नाम है, ओके, तो इसको बिटुमिन भी बोल सकते हैं, इसको बाइटुमिन भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको बाइचुमिन भी बोला जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन इसका देख सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है। बट मैं अभी प्रेफर करूँगी बिटुमिन बोलना, क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट साउंड करता है। सो बिटुमिन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स नाउ डेज। इट हैज़ रिप्लेस्ड कोल टार। तो होता क्या है, अब हम यूज़ करते हैं बिटुमिन, बट इसके पहले हम यूज़ करते थे कोल टार। अब ऐसा क्या रीज़न था कि हमने बिटुमिन को, मतलब कोल टार को चेंज कर दिया और हम बिटुमिन यूज़ करने लगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोल टार और बिटुमिन बनते कैसे हैं। अगर हम कोल टार की बात करें तो जो कोल होता है, यानी जो कोयला होता है, उसकी जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन सिंपल लैंग्वेज में आप समझो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस। तो कोल की जो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कोल को प्योरीफाई किया जाता है, तो उस प्रोसेस में लास्ट में जो चीज़ बचती है, जो ब्लैक कलर का लिक्विड बचता है, उसको हम कहते हैं कोल टार। वहीं पे जो बिटुमिन है वो कैसे मिलता है हमको? जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम हम अर्थ के क्रस्ट से डिग करके निकालते हैं, जो अर्थ से खोद कर हम निकालते हैं जो पेट्रोलियम, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो जब क्रूड ऑयल की रिफ़ाइनिंग की जाती है, जो पेट्रोल रिफ़ाइनरीज़ में क्रूड ऑयल की रिफ़ाइनिंग की जाती है, तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं लाइन से। जैसे हमको एलपीजी भी वहीं से मिलता है, हमको पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वैक्स, सब ऐसे लाइन से मिलता जाता है। और लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम बिटुमिन कहते हैं। तो इस तरीके से हमें कोल टार और बिटुमिन मिलता है। अब बिटुमिन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला बिटुमिन का एडवांटेज होता है कि इट प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप टू द टायर्स। जो टायर्स होते हैं उसको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद बिटुमिन इज़
लेस बिटुमिन हैज़ लेस एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, यानी कि बिटुमिन जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, जबकि जो कोल टार है वो पानी में डिज़ोल्व होने लगता है। इसलिए रोड्स में हम देखते हैं, जो पुरानी रोड्स बनती हैं उसमें बहुत गड्ढे होते हैं, क्योंकि वो लोग कोल टार यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर रोड में बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, कई सालों बाद जाके ऐसे गड्ढे आएंगे, क्योंकि बारिश में वो रोड बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बिटुमिन पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। दूसरी चीज़, बिटुमिन और कोल टार दोनों ही जो हैं कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में होते हैं या सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जो कोल टार है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। बहुत गर्मी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो वो कोल टार पिघल सकता है। वहीं पे जो बिटुमिन है उसका मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग वाटर का भी जो पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी ज़्यादा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बिटुमिन के कोल के ऊपर, इसलिए बिटुमिन यूज़ करने लगे। और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो कोल टार का था वो ये था कि कोल टार जो थे वो कार्सिनोजेनिक थे, यानी वो कैंसर कॉज करते थे ह्यूमंस में। जब कोल टार को बनाया जाता था रोड्स पे, जब उनको लगाया जाता था, तो उनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ होते थे जिनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो वेपर्स के फॉर्म में रिलीज़ होते थे, जो कि कैंसर कॉज करते थे, यानी कार्सिनोजेनिक होते थे। और कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बिटुमिन जो है वो नेचुरली मिलता है हमें, यानी पेट्रोलियम की रिफाइनरी में रिफाइनिंग तो करी ही जाएगी, तो उसका बस एक बाय प्रोडक्ट हमको मिल जाता है बिटुमिन। वहीं पे जो कोल टार है वो हमको प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ता है। हम कोल का डिस्टिलेशन वाली जो प्रोसेस कराते हैं वो इसलिए ही कराते हैं ताकि हमें कोल टार मिल सके। तो कोल को हमको प्रिपेयर करना पड़ता है आर्टिफिशियली, वहीं पे जो बिटुमिन है वो हमको नेचुरली मिल जाता है। और एक लास्ट और बहुत अच्छा बिटुमिन का एडवांटेज ये है कि बिटुमिन जो है वो ऐसे तो सेमी सॉलिड रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो के बहुत हार्ड होता जाता है। तो इसलिए जो बिटुमिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोड बनाता है। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलरेडी सेमी सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, और वो ऑक्सीडाइज हो के हार्ड होता जाता है। So moving on to next question. So next question is, describe how coal is formed from dead vegetation. What is the process called? तो हमें यहाँ ये बताना है कि कोल का फॉर्मेशन होता कैसे है, और हमें ये बता दिया गया है कि होता डेड वेजिटेशन से है, हमें प्रोसेस बताना है। डेड वेजिटेशन बेसिकली मतलब होता क्या है? वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट्स, डेड मतलब जब उनकी डेथ हो जाती है। तो जो डेड प्लांट्स होते हैं उनसे हमें कैसे कोल मिल सकता है, ये हमको बताना है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये सब के सब जो है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, फ्यूल्स मतलब आप सभी को पता है ऐसी चीज़ें जो एनर्जी जनरेट कर सके। और फॉसिल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमें डेड रिमेन्स डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के डीकम्पोजिशन से मिले। ओके, जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो उनकी जो बॉडी होती है उनके डीकम्पोजिशन से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम कहीं ना कहीं फॉसिल्स कहते हैं। जैसे इवोल्यूशन चैप्टर में आपने फॉसिल्स पढ़े होंगे। तो ये फ्यूल्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इसमें पेट्रोल डीजल सब आ जाता है, ये सब हमें अल्टीमेटली मिलते किससे हैं? हमें मिलते ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। और कैसे कि ये प्लांट्स और एनिमल्स का जब डीकम्पोजिशन होता है, और वो डीकम्पोजिशन कहाँ होता है? वो अर्थ के अंदर होता है। ओके, अर्थ के अंदर इनका कई सालों तक, बहुत मिलियन ईयर्स तक इनका डिकम्पोजिशन होता है। और फिर जब हम अर्थ को खोदते हैं, जब हम अर्थ डिग करते हैं, तो हमको अलग अलग ऑयल्स मिलते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा दुबई में अर्थ को मतलब लैंड को खोदा, एक फील्ड को खोदा तो वहाँ से ऑयल निकला। तो ये सब बनते कैसे हैं? ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, डीकम्पोजिशन से बनते हैं। तो कोल हो या पेट्रोलियम हो, यह हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। और अर्थ में क्या ऐसी प्रोसेस होती है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। So millions of years ago, the forest got buried under the earth due to various natural phenomena such as floods, earthquakes and tectonic movements. तो जब नेचुरल डिज़ास्टर कुछ भी होता था, जैसे कभी फ्लड्स हो गए, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया यानी कि भूकंप आ गया, और टेक्टोनिक मूवमेंट्स, हमारे अर्थ के नीचे ना कुछ प्लेट्स बनी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड हैं।
तो उन प्लेट्स में कई बार क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट वगैरह है या जितनी भी नेचुरल प्रॉपर्टी है इन सब में डैमेज आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे टाइम पे नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे जो फॉरेस्ट है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट फील्ड के अंदर, लैंड के अंदर बरी हो जाता है। बरी मतलब उसके अंदर दब जाता है। ओके, तो जब वो दब गया उसके अंदर और जब कई साल हो गए, ओके, ओवर द ईयर्स these forests got buried under the layers of soil which compressed these forests, and under the intense of heat and pressure these got converted into coal. ओके, तो जब ये लैंड के अंदर, जब ये अर्थ के अंदर बरी हो गए, बहुत सारी सॉइल की लेयर्स इनके ऊपर आ गई और बहुत अंदर जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में ये डीकम्पोज हो गए और क्या बन गया, कोल। तो हमें कैसे मिला, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के डीकम्पोजिशन से। ऑर्गेनिज्म कौन थे इनमें, प्लांट्स थे ऑर्गेनिज्म, तो वो जब बरी हो गए और उनका जब डीकम्पोजिशन हुआ हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, कोल। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का वो ये था, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। सो सिंस कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, ओके, कोल में कोल का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कार्बन होता है। दैट इज वाई दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्यों, क्योंकि मेन कोल में होता है कार्बन, यानी कि एक तरीके से कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें तीन सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें जो ब्लैंक्स हैं खाली हमें उनमें फिल करना है। फॉसिल फ्यूल्स आर, तो फॉसिल फ्यूल्स, तीन मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास। हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दिस कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास तीन मेन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कोल, देन वी हैव पेट्रोलियम, एंड एट लास्ट वी हैव नेचुरल गैस। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि तो फिर डीजल, पेट्रोल, ऑयल ये सब कहाँ आ गए। तो कोल तो आपको पता है बहुत अच्छे से कोयला होता है। अब ये जो पेट्रोलियम होता है ये एक टाइप का क्रूड ऑयल रहता है, जिस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करने से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कौन सी चीज़ें, एलपीजी, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन ऑयल, फिर वैक्स और बिटुमिन जिसको हमने पढ़ा था, सबसे लास्ट में हमको ये मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से मिलती हैं। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर की, इस वीडियो की जो इंट्रोडक्शन स्लाइड थी उसमें एक फ़ोटो थी जिसका फर्स्ट पार्ट था कोल और सेकेंड पार्ट थी उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है और हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, एलपीजी, पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और ये सारी, ये एलपीजी को मैंने तीन सर्कल में कर दिया, ये एक ही सर्कल में होना चाहिए क्योंकि ये एक ही चीज़ है, एलपीजी। लेट मी जस्ट रब दैट। ओके, सो यहाँ पे एलपीजी, तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, तो और नेचुरल गैस क्या होती है ये हमें अच्छे से पता है, सीएनजी को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये तीन मेन चीज़ मिलती है जो कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देती हूँ, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। कितनी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइन करना। और ये होता कहाँ है, रिफाइनरीज में होता है, तो वो प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग। फिर थर्ड सेंटेंस है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज़, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया था जो सीएनजी है, सीएनजी के सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लीनर फ्यूल है। जो टॉक्सिक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वो गैस रिलीज़ नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है, इसका कार्बन कंटेंट बहुत कम है और ये स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो सीएनजी है वो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबॉर्ट्री। आप खुद सोचो, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि कोल कैसे बनता है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, अपन ने डिस्कस किया कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो क्या आपको लगता है कि हम उसे लैब में बना सकते हैं,
बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्लियरली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के अंदर बनता है, लैब में बनाने लायक वो आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि उसको लैब में ले जाकर बना लें। वो अर्थ के अंदर नेचुरल डीकम्पोजिशन से, जो अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर होता है उससे बनता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। रॉन्ग, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड टाइम ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो होता है वो क्लियरली ज़्यादा पोल्यूटिंग होते हैं CNG से। CNG लेस पोल्यूटिंग होता है, तो इसका आंसर भी जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स। फिर कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी तक आपने कोक पढ़ा नहीं है, बट कोक डेफिनेटली प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। हम आगे पढ़ेंगे कि कोक बनता कैसे है। कोक बनता बेसिकली कोल से ही है। जो कोल होता है उससे हमको टोटल 3 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है हमको कोक, जो कि एक एमॉर्फस सब्सटेंस है। ये आपकी वो कोल्ड ड्रिंक वाली कोक नहीं है, ये ब्लैक कलर का होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा कोल जैसा दिखता है बट फिर भी थोड़ा अलग होता है। फिर दूसरी चीज़ हमको मिलती है कोल टार, जो कि हमने जब हम रोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब पढ़ा था उसके बारे में। तीसरी चीज़ होती है कोल गैस। ये इसमें से एटलीस्ट कोक हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। बिल्कुल नहीं, जब हम पढ़ रहे थे रोड्स के बारे में तब हमने वहाँ पे पढ़ा था कोल टार की बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो कोल टार की बनने की प्रोसेस क्या होती है? जो कोल होता है, अब जो कोल है इसको हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला है, तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करने के लिए हम प्योरीफाई करते हैं कोल को, और वो जो प्योरीफिकेशन की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो प्योरीफाई करने के बाद लास्ट में जो रिमेनिंग चीज़ होती है वो होता है कोल टार। तो कोल टार बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं है किसी भी सब्सटेंस का, वो इंडिविजुअल एक लिक्विड होता है ब्लैक कलर का। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो लास्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। वी गेट LPG, वी गेट पेट्रोल, वी गेट डीजल, वी गेट केरोसिन ऑयल। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था केरोसिन ऑयल भी हमें मिलता है, उसके बाद हमको वैक्स भी मिलता है और फिर बाइटुमेन मिलता है। तो ये इसका आंसर जो है वो क्लियरली फॉल्स है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the sixth question is, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources। तो natural resources क्या होती हैं? ऐसी resources जो हमें nature से मिले, natural resources। अब ये जो होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है exhaustible। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी सुना हो कि किसी ने बोला है आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है टायर्ड हो जाना। ओके, और दूसरी टाइप की जो रिसोर्सेज होती हैं वो होती हैं इनएग्जॉस्टेबल। ओके, तो जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होती हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनका मतलब है कि एक टाइम के बाद दे विल गेट फिनिश्ड। ओके, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अगर इनका बहुत ओवर यूज़ करते गए हम बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फिनिश्ड हो जाएंगी। इनएग्जॉस्टेबल मतलब ये प्लेंटी ऑफ अमाउंट में है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। अब अगर इनके एग्जांपल देखें तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। ये हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। हम अभी प्रोसेस देख रहे थे, हमने देखा था मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है इनके डिकम्पोजिशन के लिए। तो अगर हमने इनको ओवर यूज़ करा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। वहीं पे अगर हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करें तो उनके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं एयर। ओके, एयर एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, सनलाइट एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। अब आपको लग रहा होगा कि एयर और सनलाइट ठीक है ये है, बट इसमें रिसोर्स क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। सनलाइट से हम काफ़ी काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने सुना हो सोलर पैनल्स होते हैं, तो सोलर पैनल्स की मदद से हम पानी गर्म कर सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीटर्स हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं सोलर पैनल से, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें कैसे मिला? सनलाइट से। फिर एयर है, एयर से अगर आपने देखी हो विंड मिल्स देखी हो, ओके, तो वो एयर के फ्लो से काम करती हैं। विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये भी एयर, सनलाइट, ये सब भी नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, लेकिन ये इनएग्जॉस्टेबल है। ये हमारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ अमाउंट में कितना भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। पर फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, और क्यों होते हैं ये हमें इस क्वेश्चन में आंसर करना है।
सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, नॉन रीन्यूएबल मतलब क्या होता है? रीन्यू मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा रीन्यू कर लेना। जैसे कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को आप दोबारा रिसाइकिल कर सकते हो। उसी तरीके से एयर है, सनलाइट है, ये सब रीन्यूएबल है। पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रीन्यूएबल है। एक बार ये ख़त्म हो गए, आप इनको दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते। करना भी है तो उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। Okay, so non-renewable energy resources, that is they cannot be replaced once exhausted. Okay, the fossil fuels like petroleum take hundreds of million of years to form and are available only about 100 years. Okay, तो इनको टाइम कितना लगता है? मिलियंस ईयर्स लगते हैं, लेकिन ये अवेलेबल कितने टाइम के लिए रहते हैं? सिर्फ 100 ईयर्स के लिए। दस दे विल रन आउट ऑफ इट नॉट यूज वाइडली। ओके, तो ये ख़त्म हो सकते हैं अगर इनको वाइजली यूज़ नहीं किया गया। तो वाइजली मतलब सिर्फ अपनी नीड के लिए इनको यूज़ करना है, सिर्फ अपनी नीड के लिए, अपने ग्रीड के लिए नहीं। ओके, ग्रीड इज़ लालच, तो सिर्फ अपनी नीड के लिए इनको यूज़ करना चाहिए, ग्रीड के लिए नहीं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। तो मैंने बताया था कि कोक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वो जगह है यहाँ जहाँ हम कोक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पहली इमेज आपको दिख रही है ये ही कोक है। ओके, तो कोक होता क्या है? कोल, अगर आप सभी ने देखा है ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का होता है, तो उस कोल से ही हमको कोक मिलता है। आप एक तरीके से समझ सकते हैं ये कोक जो है कोल के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, एमोफस होते हैं, यानी टूट जाते हैं बहुत ईजीली। ओके, तो इस तरीके से हमें कोल की ही प्रोसेसिंग से हमें कोक मिलता है। तो अब हमें बताना है कि कोक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और इसके क्या यूजेस होते हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सो इट इज़ ब्लैक ऑर्गेनिक फ्यूल एंड इज़ हार्ड एंड हाईली पोरस। ओके, आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं। इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो कोक है वो बहुत पोरस होता है। हार्ड होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये कोल से बना है, तो कोल भी हार्ड होता है, तो ये कोल के छोटे छोटे पीसेज हैं, ये भी हार्ड है। ऑर्गेनिक फ्यूल है, डेफिनेटली ये फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूल की तरह काम करता है। इसको कई जगहों पे हम कोल की जगह कोक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो जो कोक होता है उसमें ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 98% कार्बन होता है। तो जो कोक है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। देन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हमने पढ़ा था जब कोल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ओके, व्हेन वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल सो वी गेट कोल टार। तो अब आप याद रखना कि जब कोल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कोल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब हमको क्या मिलता है? कोक। ओके, सो अब हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। यूजेस, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ब्लैक स्मिथिंग। ओके, तो ये एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। अब ब्लैक स्मिथिंग क्या होता है? हमने गोल्ड स्मिथ पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स में। गोल्ड स्मिथ को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। यानी कि जो गोल्ड के काम करता है, वहीं से जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं उनको मेटल स्मिथ्स भी कहते हैं। तो ये आयरन पे काम करते हैं, यानी ये आयरन को प्रिपेयर करने में, आयरन को अलग अलग शेप्स देने में, आयरन को मोल्ड करने में काम करते हैं। तो आयरन का जहाँ भी काम होता है वहाँ कोक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ब्लैक स्मिथिंग मतलब ऐसे इनको हिंदी में लोहार कहते हैं, जो लोहे पे या आयरन पे काम करते हैं। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए काफ़ी नए होंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस आप समझ लो एक मशीन होती है, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बना के रखा है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस है। ओके, तो ये ब्लास्ट फर्नेस कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल आपको ऐसे दिख रहा है, इस टाइप का। यहाँ से हमको मिलता है आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, और यहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं, और वो कुछ कुछ चीज़ और कुछ नहीं, ये इसके ऊपर जो डायग्राम में आपको जो स्टोन जैसा दिख रहा है, यही हम इसके अंदर डालते हैं। ये स्टोन नहीं है, बेसिकली ये आयरन ओर है। अगर आपने कभी ओर पढ़े हो, सुना हो, तो ओर में बेसिकली क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। आयरन भी क्या है? एक मिनरल है। ठीक है, तो यहाँ से
ये जो ब्लास्ट फर्नेस है, ये जो इस डायग्राम में बना हुआ है, तो यहाँ से हम ओर डालते हैं और इस ओर के साथ साथ हम कोक भी डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ जब हम डालते हैं तो यहाँ से हमको आयरन मिलता है। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। स्मेल्टिंग मतलब होता है हीटिंग प्लस मेल्टिंग। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हीटिंग का प्रोसेस होता है, आयरन को और कोक को हीट किया जाता है और आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। तो इसको कंबाइनिंगली, इन दोनों प्रोसेस को कंबाइनिंगली हम कहते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो और ये एक रिड्यूसिंग, कोक जो है वो क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन ओर में होता क्या है, बेसिकली सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि मेनली Fe2O3 होता है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना मतलब क्या होता है, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दे या तो ऑक्सीजन रिमूव कर दे। तो अब आप खुद सोचो, अगर Fe2O3 में से मैं ऑक्सीजन रिमूव कर दूँगी, जैसे मैंने Fe2O3 में से अगर ऑक्सीजन को रब कर दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे प्योर एग्जैक्टली आयरन मिल गया। और यही मुझे चाहिए था, यही मेरा मेन एम था ब्लास्ट फर्नेस में उसके डालने का। तो इस तरीके से कोक को यूज़ करके हमको प्योर आयरन मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कोक का। उसके बाद जैसे कि हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, आयरन एक मेटल था, उसी तरीके से और भी बहुत सारे मेटल्स, मैनी मेटल्स, ओके, और भी बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हम कोक को यूज़ करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। हमने पढ़ा है फ्यूल का मतलब हमें पता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हीट एनर्जी दे, और फॉसिल का मतलब हमें पता है ऐसी कोई भी चीज़ जो डेड रिमेन्स, किसके डेड रिमेन्स, ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स, जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों आते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से बनती है, उनके डीकम्पोजिशन से, ओके, ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स के डीकम्पोजिशन से जो बनती हैं उनको हम फॉसिल कहते हैं। तो ये इस टाइप के फ्यूल जो ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन के डीकम्पोजिशन से बने उन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और इसका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है किसके, कोल के। अब हम रीड कर लेते हैं। Petroleum was formed by the decomposition of dead organic matter millions of years ago, when the forest and other organic matter decayed and got covered up in layers of sand, soil, clay. Then due to high pressure and temperature, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट में बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। फॉरेस्ट, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बरी हो जाता है सॉइल के अंदर, वो दब जाता है सॉइल के अंदर, और फिर पूरे के पूरे वो प्लांट्स पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता है। देन द मैटर डिकेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। तीन ही फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो इस तरीके से ये बनता है। So moving on to next question. So our ninth question and the last question of this chapter is, the following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the year on the x-axis. ओके, तो हमें ये डेटा दिया है एक टेबल में। इसमें बेसिकली हमको ये बताया गया है कि पावर शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज मतलब क्या होता है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती गई, अगर आप ढंग से देखोगे तो 91 में, 1991 बाय द वे, ये पूरा डेटा तब का है जब आप बॉर्न भी नहीं हुए होगे। तो 91 में 7.9 थी, 92 में 7.8, थोड़ी सी कम हुई, 93 में फिर काफ़ी बढ़ गई, 94 में कम हुई, उसके बाद से फिर 95 में फिर थोड़ी कम हुई, उसके बाद से फिर बढ़ती गई। ओके, तो इसको हमने ग्राफ में बनाना है। तो अब एक ग्राफ होता क्या है, ग्राफ बनता है दो एक्सिस से, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दो लाइन से, जिसमें ये वाली जो एक्सिस आपको दिख रही है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस आपको दिख रही है ये वाई एक्सिस होती है। अब उनने हमको बता दिया है कि हमें शॉर्टेज परसेंटेज जो है वो वाई एक्सिस पे लेना है। शॉर्टेज परसेंटेज कौन सी वैल्यू है, शॉर्टेज परसेंटेज ये वाली वैल्यू है। तो ये हमको वाई एक्सिस पे लेना है। कैसे लेते हैं हम, 1 2 3 ऐसे कर करके पॉइंट्स बना बना के लेते हैं। उसके बाद जो ईयर है,
वो हमको एक्स एक्सिस पे लेना है। ईयर कहाँ दिया है, ये, तो ऐसे कर करके यहाँ एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स बना बना के हम यहाँ वैल्यूज़ लेंगे। कैसे लेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये रहा, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, दिस इज़ आर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने ईयर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने शॉर्टेज ली है। ईयर 91 में, ऐसे मार्क करना रहता है ग्राफ में कि 91 में 7.9 थी, तो 7 कहाँ होगा, 6, ये रहा 6 और 8 के बीच में कहीं, वो भी 8 के ज़्यादा करीब 7 आएगा, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर 92 में 7.8 थी, तो 7.9 के थोड़ा सा ही नीचे 7.8 आएगा, तो ऐसे करके सारी मार्किंग कर दी और एक लाइन बना दी। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि 91 में जो थी हमको शॉर्टेज हुई, ओके, 1991 में हमको इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की शॉर्टेज हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, 92 में थोड़ी कम शॉर्टेज हुई, 93 में फिर एकदम से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई, फिर 94 और 95 में शॉर्टेज थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके बाद 96 में बहुत ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी, ऑल ऑफ सडन बहुत हाइप आया, और 97 में और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा हाइप आया और हमें और ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी। तो ये शॉर्टेज होने का रीज़न क्या था, ये शॉर्टेज होने के मेनली दो रीज़न थे। पहला रीज़न था पॉपुलेशन का बढ़ता जाना, ओके, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा यूज़ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो फर्स्ट रीज़न वॉज पॉपुलेशन का बढ़ता जाना। दूसरा रीज़न था कि ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने अभी पढ़ा था जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम, इनको हमें सिर्फ हमारी नीड के लिए यूज़ करना चाहिए, ग्रीड के लिए नहीं। तो क्योंकि इस टाइम पे बहुत ओवर यूजेज हो रहा था इन रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। Thank you so much. Subscribe to Arrange Academy on YouTube and visit our site for more details.